नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सवय सिंह, अध्यापक आपके विषय भारतीय इतिहास। जो आपको सोशल साइंस के जितने भी चैप्टर हैं हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों कक्षा 8 के टाइटल पाठ संख्या 2 व्यापार से लेकर साम्राज्य तक, जिसका पार्ट 3 हम पढ़ने वाले। पार्ट 3 को हम पढ़ने वाले, लेकिन इससे पहले हमने मैसूर साम्राज्य, टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ा। किस प्रकार यूरोपियन व्यापारिक कंपनियां भारत में आई थी और किन किन क्षेत्रों को इन्होंने अपने आधिपत्य में ले लिया, किन किन व्यापारिक वस्तुओं के लिए ये लायलाज थे, इनके बारे में हमने पढ़ा था। इसके साथ ही टीपू सुल्तान और उनसे संबंधित जो युद्ध है, हैदर अली से संबंधित वो युद्ध भी हमने पढ़े थे। आज हम आगे बढ़ने जा रहे हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में आज हम जानेंगे कि ब्रिटिश जो हुकूमत है इन्होंने अपनी नीतियों के तहत उसके बाद में कौन कौन से क्षेत्रों को विजिट किया। तो सबसे पहले आज हमने पहले पॉइंट के अंदर बात कर लेते हैं ब्रिटिश उपनिवेश द्वारा नियंत्रित क्षेत्र, अर्थात अंग्रेजों के द्वारा अपनी नीतियों के बल पर किन किन क्षेत्रों को जीता गया था। तो इनमें सर्वप्रथम नाम आता है अफगानिस्तान। किसका नाम आता है? अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान क्षेत्र को ब्रिटिश उपनिवेशिक हुकूमत ने कब अपने में विलय कर लिया? तो समय बताया जाता है 1843 ईस्वी, और समूचे सिंध प्रदेश को जीत लिया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्षेत्र बताया जाता है वो अफगानिस्तान बताया जाता है। अगर सवाल पूछ ले ब्रिटिश औपनिवेशिक नियंत्रित क्षेत्रों में अफगानिस्तान को कब विलय किया गया, तो ना समय बताया जाता है 1843 ईस्वी। उसके बाद अब उत्तर और पश्चिम क्षेत्र को जीतने में लिए सबसे ज्यादा जो बड़ा अटकाव देखने को मिलता है अंग्रेजों के लिए, वह था महाराजा रणजीत सिंह। सिखों के जो सक्करचुकिया जो मिसल हैं, इसके प्रमुख हेड थे आपके महाराजा रणजीत सिंह। अब महाराजा रणजीत सिंह जी के रहते पंजाब के क्षेत्र को आधिपत्य में शामिल करना अंग्रेजों के लिए बहुत टेढ़ी खीर थी। चूंकि 1849 ईस्वी में जब महाराजा रणजीत सिंह जी का निधन हो जाता है, तब इन्होंने पंजाब के क्षेत्र को भी ब्रिटिश हुकूमत का अंग बना लिया। समय पूछा जा सकता, तो समय है आपके 1849 ईस्वी। अब हम बात करते हैं कि इन अंग्रेजों ने भारत के हर एक क्षेत्र, जिसमें आर्थिक स्थिति हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सेना संबंधित कोई गतिविधियां हो, इन सब को अपने काबू में करने के लिए, अपने प्रभाव में लाने के लिए कौन कौन सी नीतियों का अवलंबन किया था, इनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो ब्रिटिश नीतियों के अंदर सर्वप्रथम जो नीति हमें पढ़ने को मिलती है उसका नाम है आपके रिंग फेस नीति। रिंग फेस नीति, रिंग फेस नीति। दूसरी जो नीति हमें पढ़ने को मिलती है उसका नाम है आपके गोद निषेध नीति। गोद निषेध नीति, गोद निषेध नीति। और तीसरी नीति जो हमें पढ़ने को मिलती है उसका नाम है व्यपगत की नीति। व्यपगत की नीति। चौथी नीति जो हमें पढ़ने को मिलती है वो है आपके ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले रंग की नीति। नीले रंग की नीति चौथी नीति बताई जाती है अंग्रेजों की, नीले रंग की नीति। और पांचवी और अंतिम कारगर जो नीति हमें देखने को मिलती है वो है आपके फूट डालो राज करो। फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो की नीति। इन नीतियों के तहत अंग्रेजों ने अपना जो साम्राज्य है भारत के अंदर फैलाया है, बहुत सारे आबादी वाले क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया। बात करते हैं रिंग फेस नीति की। तो रिंग फेस नीति वह नीति है जिसका विरोध किया था भारतीय देशी राजाओं ने, कि अंग्रेज जो हैं किसी न किसी पक्ष से दो राजाओं को आपस में लड़वा देते थे। अब इस समस्या से निजात पाने के लिए जो नीति इस समस्या को उजागर करने के लिए अंग्रेजों ने जो नीति अपनाई है इसे रिंग फेस नीति के नाम से जाना जाता है। नंबर 2, दूसरी नीति है आपके गोद निषेध
नीति। अगर किसी भी क्षेत्र के राजा जिसके कोई संतान ना हो तो राजा के बाद में जो पुत्र उसका उत्तराधिकारी बनता है, तो राजा किसी भी दत्तक पुत्र यानी गोद लिए हुए पुत्र को अपना राजा या उत्तराधिकारी नहीं बना सकता था। उसे गोद निषेध नीति के नाम से जाना जाता है। गोद निषेध नीति का जो प्रचलन है भारतीय उपनिवेश में किसने किया, तो नाम आता है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इस नीति का प्रचलन शुरू किया गया था। और लॉर्ड डलहौजी के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी जो हैं, इनका भारत में गवर्नर जनरल के ओहदे पर पद पर रहते हुए इन्होंने जो इनका कार्यकाल जो देखने को मिलता है वो 849 ईस्वी से लगाकर 856 ईस्वी। इन्होंने जो नीति अपनाई है विलयकरण की नीति, अर्थात जितने विदेशी राजा रियासत या फिर जो क्षेत्र हैं उनको अंग्रेजी साम्राज्य में विलय करने के लिए जो नीति अपनाई थी उसे गोद निषेध नीति के नाम से जाना जाता है। अब विलय के तहत जनरल लॉर्ड डलहौजी ने जिन जिन क्षेत्रों को ब्रिटिश हुकूमत में शामिल कर लिया उनके नाम भी पूछे जा सकते हैं, समय भी पूछा जा सकता है। तो सर्वप्रथम नाम आता है सतारा। सतारा को लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश हुकूमत का अंग कब बनाया, तो समय बताया जाता है 1849 ईस्वी। दूसरा जो क्षेत्र बताया जाता है नाम है संबलपुर। संबलपुर को विजित करके 1850 ईस्वी में ब्रिटिश हुकूमत का अंग बना दिया। तीसरा जगह बताया जाता है उदयपुर। उदयपुर को 1852 ईस्वी में विजित किया। नागपुर। नागपुर जो है इसे 1853 ईस्वी में गोद निषेध नीति के तहत ब्रिटिश उपनिवेश हुकूमत के अंतर्गत लाकर खड़ा कर दिया। और उसके बाद में झांसी। झांसी जो है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जिसे मणिकर्णिका के नाम से भी जाना जाता है, और मणिकर्णिका के पुत्र को जब दत्तक पुत्र को जब अभिषेक नहीं करने दिया, उनको राजा नहीं बनने दिया, तब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का विरोध किया। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद 1854 ईस्वी में झांसी का भी विलय कर लिया गया। किसमें? ब्रिटिश हुकूमत के तहत। झांसी की रानी ने अंग्रेजों से बहुत बार लोहा लिया, कई बार अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर कर दिया, लेकिन अंततः इन्हें भी हारना पड़ा था। और अंत में बात कर लेते हैं अवध का विलय। अवध पड़ता है यूपी का एक क्षेत्र है अवध, जहां के नवाब शासन किया करते थे। नवाब जो हैं इनके ऊपर कुशासन का आरोप लगाकर, किसका आरोप? कुशासन, अर्थात कुशासन का आरोप होता क्या है, तो जिन रियासत के नवाब राजा आदि के द्वारा कोई गलती नहीं होती थी, दत्तक पुत्र नहीं होता था, अब ऐसे राज्यों को कैसे छीनना है, तो उनके ऊपर बिना वजह कुशासन का आरोप लगाते थे अंग्रेज। और अंग्रेजों के द्वारा बताया जाता था कि आपको शासन मेंटेन नहीं करना आता है, इसलिए इस क्षेत्र को छोड़कर चले जाओ। तो कुशासन का आरोप लगाकर जिस क्षेत्र को हड़पा गया है उसे अवध कहते हैं। अवध के शासक को अवध से हटाकर इन्हें लखनऊ भेज दिया, जिसके कारण जनता त्राहिमाम करने लग गई थी। और समय बताया जाता है 1856। आदि बहुत सारी नीतियों के तहत जो प्लेटफॉर्म तैयार होता है आगे एक रेवोल्यूशन का, उसे 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो 1857 की क्रांति को पहला स्वराज्य आंदोलन किसने कहा, तो उसका नाम बताया 1857 की क्रांति जो है इनमें सर्वाधिक किन किन लोगों ने भाग लिया, तो नाम आता है मजदूर और दूसरा है किसान। अगर पूछ ले कि 1857 की क्रांति जो है इनके नेता का क्या नाम बताया जाता है, तो बहादुर शाह जफर जो हैं इनके प्रमुख नेता के रूप में उभर कर सामने आए। अगर पूछ ले कि 1857 की क्रांति जो है इनका नारा क्या बताया जाता है, तो नारा बताया जाता है चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो
फिरंगी। फिरंगी का मतलब होता है अंग्रेज। चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये 1857 की क्रांति का नारा बताया जाता है। 1857 की क्रांति का नारा चलो दिल्ली मारो फिरंगी। लेकिन अगर पूछ ले कि 1857 की जो क्रांति हुई है इसकी प्रचारक वस्तुएं कौन कौन सी बताई जाती हैं, तो इनमें बताई जाती है रोटी व कमल का फूल। कमल का फूल, रोटी व कमल का फूल बताए जाते हैं प्रचारक वस्तु। जो ये जो कंडीशन बनी है 1857 की क्रांति की, इनमें अंग्रेजों के द्वारा सबसे ज्यादा परेशान किया गया था किसानों को। किसानों के ऊपर 87 प्रकार के लाग बाग कर, अनियंत्रित कर लगा दिए थे, जिसके कारण किसानों ने क्रांति का सहारा लिया था। अगर इस क्रांति के अंदर सेठ, साहूकार, जमींदार किसानों का साथ दे देते तो स्थिति कुछ और होती थी। तो हमने व्यपगत नीति के बारे में बात कर लिया, गोद निषेध नीति के बारे में बात कर ली, रिंग फेस्ट नीति के बारे में बात कर ली। उसके बाद में बात कर लेते हैं हम नीले रंग की नीति। नीले रंग की नीति को ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। अर्थात अंग्रेजों की ये नीति क्यों कारगर रही थी कि अंग्रेज चाहते थे कि भारतीय उपमहाद्वीप में जहाजों के द्वारा आने वाला जितना भी निर्यातक माल है उनको, उनके ऊपर सर्वप्रथम अधिकार ब्रिटिश लोगों का हो। इसलिए भारत के जितने भी डकयार्ड बंदरगाह हैं, 25 बताए जाते हैं बंदरगाह, इंटरनेशनल बंदरगाह, जिनमें सबसे ख्यातिपूर्ण जो बंदरगाह हैं वो 11 बताए जाते हैं। सबसे प्रसिद्ध प्राचीन जो बंदरगाह हैं उसे भड़ौच के नाम से जाना जाता है। तो जो बंदरगाह हैं इनके ऊपर अंग्रेजों ने हुकूमत लगा दी, कब्जा कर लिया है, और निर्यातक जो माल आता था, आयात होता था, उनके ऊपर इनकी देखरेख में आगे कामकाज चलने लगा। आगे बात करते हैं, अगला जो नीति अपनाई है अंग्रेजों ने उसे फूट डालो राज करो की नीति के नाम से जाना जाता है। आपस में राजा, रजवाड़े, देसी रियासत के शासक, सामंत आदि को ये आपस में लड़वा कर अपना जो उल्लू है वो सीधा कर लेते थे। आपसी भाईचारे की भावना को पनपने नहीं देते थे भारत के अंदर, जिसके कारण अंग्रेजों को 200 से अधिक वर्षों तक भारत में हुकूमत करने का मौका मिल गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने ब्रिटिश की नीतियां पढ़ी। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, जब ब्रिटिश की नीतियां भारत के अंदर कारगर हो गई तो उस समय नए शासन की जो स्थापना की गई है उनके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नए शासन की स्थापना। अब नए शासन के अंदर स्थापना जो हुई है, इनमें जो तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत के नियंत्रित क्षेत्र हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो तत्कालीन औपनिवेशिक जो इकाइयां हैं, बड़े पैमाने पर सबसे मजबूत जो इकाइयां देखने को मिलती हैं अंग्रेजों की, उनमें सर्वप्रथम नाम आता है बंगाल, मद्रास और मुंबई। इन तीनों औपनिवेशिक इकाइयों को प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता है। किन के नाम से? प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता है। और बहुत सारे सुधार किए हैं वारेन हेस्टिंग्स, जो गवर्नर जनरल पर पद पर काम करते हुए 1773 से 1785 ईस्वी तक औपनिवेशिक भारत में रहा। औपनिवेशिक भारत के अंदर वारेन हेस्टिंग्स के बारे में भी ऐतिहासिक जानकारी पूछी जा सकती है। वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा गवर्नर जनरल पद पर रहते हुए किए गए सुधार पूछे जा सकते हैं। तो भारत में जो अंग्रेज आए हैं, इनसे पहले कानून या फिर जो न्यायालय का कार्य है, न्याय देने का कार्य है, जो मुल्ले, मौलवी या फिर पंडितों के द्वारा, हिंदू पंडितों के द्वारा किया जाता था, जो मनमाने ढंग से क्रियान्वित होते थे। जब वारेन हेस्टिंग्स जो हैं यह गवर्नर जनरल बना तो सबसे पहले इन्होंने न्यायालय सुधार कार्यक्रम चलाया, और इसमें इन्होंने जो दो प्रमुख रूप से न्यायालय स्थापित किए, इनमें सर्वप्रथम फौजदारी और दूसरा जो प्रमुख न्यायालय बताया जाता है उसे दीवानी अदालत के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि फौजदारी और दीवानी जो अदालत है, इनके कानून के जो व्याख्या है वो कौन कौन होते थे। तो कानून के व्याख्या अगर बात करें फौजदारी की, तो फौजदारी के कानून के व्याख्या था जो होते थे, व्याख्या करने वाले होते थे वो काजी और मुफ्तों के द्वारा कानून की व्याख्या की जाती थी और आपराधिक व्यक्ति को सजा का प्रावधान दिया जाता। अगर फौजदारी की बात कर लेते, अब हम बात करते हैं दीवानी। दीवानी अदालत जिसके व्याख्याता जो होते थे, व्याख्या करने वाले, कानून के व्याख्या होते थे, उन्हें मौलवी या हिंदू पंडित कहा जाता था, जिनके द्वारा
दीवानी अदालत में जितने भी मुकदमे आते थे उनकी व्याख्या की जाती थी। लेकिन फौजदारी और दीवानी अदालत, इन दोनों के ऊपर जो मुखिया होता था वह यूरोप का रहने वाला जिला कलेक्टर जो है वह डिसाइड करता था। दीवानी अदालत और फौजदारी के जितने भी न्यायालय में जो न्याय देने का कार्य होता था इनकी देखरेख में होता था और इनकी निगरानी में ये कार्य किया जाता था। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है तो वो मुकदमा कहाँ पर दर्ज होता था। अगर कोई आंदोलनकारी है पकड़ा गया है तो उसके ऊपर मुकदमा चलता था, वो कहाँ पर चलता था, इसके बारे में हम आगे बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत या फिर औपनिवेशिक भारत के अंदर अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर अपराध तय हो गया, निश्चित हो गए हैं, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो मुकदमा चलता था वो क्या कहलाता था, कहाँ पर इसके ऊपर मुकदमा चलता था, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सुनिए आप, इसके लिए एक पॉइंट पूछा जा सकता प्रश्न के माध्यम से, महाभियोग क्या होता है। सुनिए आप कि इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स अर्थात संसद के ऊपरी सदन जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड कहा जाता है के द्वारा अपराधी व्यक्ति पर मुकदमा चलता था जिसे महाभियोग के नाम से जाना जाता था। यहाँ तो उसे जो मतलब अगर उसके ऊपर मुकदमा चलते हुए उस व्यक्ति का अपराध निश्चित हो जाता तो विभिन्न प्रकार की उसे जो सजाएं वो दी जाती थी ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा। अब हम बात करते हैं कि महाभियोग या फिर दीवानी अदालत या फौजदारी आदि को क्रियान्वयन करते हुए वारेन हेस्टिंग्स के नेतृत्व में सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ है। तो सुनिए आप, वारेन हेस्टिंग्स के नेतृत्व में सन 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट बना के तहत भारत का प्रथम सर्वोच्च न्यायालय 1773 ईस्वी में स्थापित किया गया था, जहां पर मुकदमे लड़े जाते थे और न्याय दिलाने का कार्य किया जाता था। अब हम आगे बढ़ते हैं, कंपनी के फौज के बारे में पढ़ लेते हैं जो अपना अगला पॉइंट बताया जाता है और इस पार्ट का अंतिम पॉइंट हमें जानने को मिलता है। अब ब्रिटिश हुकूमत की जो कंपनी है जो सेना है वो सेना किस प्रकार की थी, सेना में कुल कितने लोगों को एंट्री दी गई थी। तो पहले मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीय कुटीर उद्योग को निस्ते नाबूद कर दिया था, जिसके अंदर लोगों में बेरोजगारी व्याप्त हो गई बड़े पैमाने पर। अब कामकाज नहीं है लोगों के पास में, तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, ब्रिटिश सेना का अंग होना शुरू कर दिया, सेना में भर्ती होना शुरू कर दिया। तो ब्रिटिश हुकूमत के समय अगर बात करें 1857 की क्रांति के समकालीन की, तो 2,40,000 सेना बताई जाती है अंग्रेजों की। अब 2,40,000 सेना बताई जाती है जो अंग्रेजों की, इसमें केवल 40,000 ही अंग्रेज थे। 2 लाख सेना में जो व्यक्ति हैं यह भारतीय बताए जाते हैं। चूंकि भारतीय सैनिकों के मुकाबले अंग्रेज सैनिक जो थे, अंग्रेज सैनिक या ब्रिटिश सैनिक थे, उन्हें पर मास 49 रुपए जो एग्रीमेंट होता था इनका वेतन का, इनको कई गुना अधिक पेमेंट मिलता था। अगर उच्च पद की बात करें वो भी ब्रिटिश अधिकारियों को ही दिए जाते थे। अब जो सेना थी इनमें पैदल और अश्वारोही सेना को बड़े पैमाने पर यूज किया जाता था। पैदल जो सेना थी इसे नेटिव इन्फेंट्री के नाम से जाना जाता था, पैदल सेना और अश्वारोही। मुगल काल के पतन के बाद में मुगल सेना से निष्कासित किए गए जितने भी जो सैनिक है जो बेरोजगार हो गए थे उन्हें बड़े पैमाने पर भर्ती किया है ब्रिटिश अधिकारियों ने सेना में। फिर बात करते हैं, अगर सेना की कंपनी की फौज है, इनमें 2 से 3 शब्दार्थ पूछे जा सकते हैं आपसे कि सबसे पहला जो है सवार। सवार का अर्थ क्या होता है, तो सवार का अर्थ होता है वह सैनिक जो घोड़े के ऊपर अर्थात गुड सवार जो होता है उसे सवार के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दूसरा है मस्केट। पैदल सैनिकों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली जो बंदूक है इसे मस्केट के नाम से जाना जाता है। तो अगर पूछ ले कि 1857 की क्रांति से पहले जो बंदूकें हुआ करती थी उसे किस नाम से जाना जाता है, उन्हें बेस ब्राउन्स कहा जाता है। और 1857 की क्रांति का जो एक तत्कालीन कारण निकलकर सामने आता है वह है एनफील्ड राइफल, जिनके कारतूस के ऊपर गाय और सूअर की चर्बी लगा दी जाती थी भारतीय लोगों के धर्म को भ्रष्ट करने के लिए।
और इस आयत का प्रचार करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा टेक्निक अपनाई गई थी। मस्केट के बाद में मैचलॉक क्या होती थी तो सुनिए कि ब्रिटिश हुकूमत के तहत शुरुआती दौर में जो बंदूकें इस्तेमाल की जाती थी, उन बंदूकों के अंदर जो ठूस कर बारूद भरा जाता था। अब बारूद को या फिर बंदूक को फायर करने या फिर छोड़ने के लिए उस बारूद में माचिस की तिली की सहायता से चिंगारी भड़कानी पड़ती थी, तब जाकर बंदूक जो है वो फायर करती थी। उसे मैचलॉक के नाम से जाना जाता है। तो हमने कंपनी की फौज पढ़ी और इस पाठ के माध्यम से, जिसका टाइटल है व्यापार से साम्राज्य तक की संपूर्ण जानकारी ली, ब्रिटिश हुकूमत या फिर यूरोपियन कंपनियों का आगमन, मैसूर का इतिहास और बहुत सारी औपनिवेशिक गतिविधियों के बारे में हमने जानकारी ली। साथ ही अब हम बात कर लेते हैं निष्कर्ष के बारे में। व्यापार से साम्राज्य तक अर्थात ब्रिटिश हुकूमत के तहत जो यूरोपियन कंपनियां भारत में आई, उनमें ब्रिटिश हुकूमत की बात करें तो इन सारी गतिविधियों नीतियों के बाद में सन 1857 ईस्वी तक ब्रिटिश कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानी जाती हैं, ने भारत के 63% भूभाग को अपने अधिपत्य में ले लिया। साथ ही 78% आबादी को अपना गुलाम बनाकर रख दिया और बहुत सारी कंडीशन जो हैं इनको त्रस्त करने, अत्याचार करने के लिए इनके ऊपर अपनाई गई थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने व्यापार से साम्राज्य तक ब्रिटिश हुकूमत का जो चैप्टर है उसे सविस्तार जानकारी के साथ में पढ़ा है। धन्यवाद।